Hi everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor. Again here with another video और ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उसके टाइप्स जैसे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में स्टडी किया था, स्ट्रक्चर स्टडी किया था, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, हमारे स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, वो सब हमने स्टडी किया था उस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, और कुछ टेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमने किए थे। आज का चैप्टर रहेगा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो MCQs आएंगे वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट डे। मतलब कि जैसे आज मैं ये वीडियो दे रही हूँ तो अगले दिन आपको 11 बजे डेली MCQ मिलेंगे हर एक टॉपिक के। जैसे जो टॉपिक मैं करवाऊँगी, एक टॉपिक में करवाऊँगी शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे 11 AM आपको उसके मिल जाएंगे MCQs। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलेगा जब तक हमारा पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता। तो हम टारगेट किसको कर रहे हो? HPSC PGT बायोलॉजी को। बट अगर आप DSSB, KVS, NVS, EMRS या हमारे किसी और PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थोड़ी ना चेंज होगा, टॉपिक चेंज हो सकते हैं कि उसमें क्या इंक्लूड किया गया, क्या नहीं किया गया। तो हमारा जो HPSC PGT बायोलॉजी है उसमें ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स मेटाबॉलिज्म मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम ये मेजर पाथवे हैं जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, देन हम पढ़ेंगे इसके फेथ जिसमें हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये हम स्टडी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा रहेगा पूरा माइंड मैप जो आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी सेक्शन से। क्या बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उससे आप क्या समझते हो? मतलब आपको डिफ़ाइन करना हो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिफ़ाइन करो या बताओ उसके बारे में क्या होता है ये। तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, बायो इन द मीन्स की जो लिविंग सिस्टम में हो रही हैं, क्या केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल का मतलब क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही हैं, जिसमें सिंथेसिस भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, स्टोरेज भी हो रहा है और यूटिलाइजेशन भी हो रही है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, ब्रेक डाउन, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइजेशन? एनर्जी और कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो दूसरे पाथवेज में भी यूज़ होंगे, कुछ और मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ होंगे। ठीक है, वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ये सारी प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मेजर ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या होता है, या हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसका मेजर रोल क्या है, क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट तो मेन पर्पज़ है ATP प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, हमें चक्कर आके गिर जाएंगे। ठीक है, और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना, ताकि जब हमारी सेल या बॉडी स्टार्व करे, जब फूड की अवेलेबिलिटी कम हो या हम फास्टिंग करें, उस टाइम पे वो ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ATP रिलीज़ कर पाए। ठीक है, ये प्रीकर्सर्स भी प्रोवाइड करती है बायोसिंथेसिस पाथवेज के लिए, जिसमें ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, बहुत सारे और किसी मेम्ब्रेन की ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं सेल रिकॉग्निशन के लिए, बहुत सारे प्रीकर्सर्स बनाती है जो बायोसिंथेटिक पाथवे में ज़रूरी होते हैं या ज़रूरत पड़ती है जिनकी। और NADPH जो एक एनर्जी का सोर्स होता है, जो हमारा ATP बनाता है टूट के अगेन। ठीक है, ये राइबोज शुगर जो हमारी RNA के अंदर प्रेजेंट होती हैं ना, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर जो हमारी DNA के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उनको भी ये जनरेट करता है। और हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड जैसे NADPH है, तो इनकी भी फॉर्मेशन करता है। तो हम कौन कौन से पाथवे आज स्टडी करेंगे? हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूट जाता है, और ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर।
पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जब पायरुवेट है ये अगेन टूटता है, एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमारा क्रेब्स साइकिल में यूज़ किया जाता है। बट जो ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन की साइट है वो क्या होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में हमारी पायरुवेट ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। TCA साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, हैंस क्रैब ने दी थी इसलिए क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का। देखो पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटी, फिर वो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, किसके थ्रू, क्रैब साइकिल के थ्रू, जिसमें अलग अलग साइक्लिक फॉर्म बनेंगी कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हो रही है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन भी और क्रैब साइकिल भी, दोनों कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। पर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। फिर देखो हमारी क्रैब साइकिल में भी NADPH बनते हैं, NADPH बनते हैं, देखो हमारी क्रैब साइकिल में NADPH बनते हैं, ठीक है, और हमारी ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं। क्रैब साइकिल में FADH2 भी बनता है, GTP बनता है, ATP बनता है क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, ये इनमें ATP तो डायरेक्ट है, बट NADPH और FADH2 की बात करें तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ATP की सिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो हमारे एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, ATP की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेजर रोल प्ले करती है इनसे, कौन से कंपाउंड से, NADH एंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के ATP सिंथेसाइज करने वाली प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, मेनली ATP की सिंथेसिस होती है। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, देखो हमने बोला कि एक्सेस जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में होगा तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ताकि जब भी मेरे पास खाना ना हो, मेरी सेल स्टार्व करें, या फिर मैं फास्टिंग करूं, या फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन टूट के अगेन ग्लूकोज बना देगा। पर ये कहाँ पे सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारा, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की जेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ताकि वो हमारी मसल्स में, हमारे लीवर में स्टोर हो उसके फ्यूचर की कंडीशंस के लिए, है ना, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट था तो उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की जाती है ग्लाइकोजेनेसिस के टाइम पे, और लीवर और मसल्स में होता है। फिर एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये इसका रिवर्स होती है, ग्लाइकोजेनेसिस का रिवर्स होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 स्टेप हमारे अलग होते हैं, इसमें सेम होता है बाकी सब। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे तो ग्लाइकोजन बन गया था, बन चुका है ग्लाइकोजन, बट जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, पर तब मेरी लीवर सेल्स को, मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब क्या किया जाएगा, ये जो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन प्रेजेंट था इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP रिलीज़ की जाती हैं, ताकि मेरे को मैक्सिमम एनर्जी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है लीवर और किडनी में। पेंटोज फोस्फेट पाथवे, पेंटोज फोस्फेट पाथवे में NADPH एंड राइबोस 5 फोस्फेट का प्रोडक्शन होता है, और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो मेन चीज़ें क्या हैं, ये तो हमें यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया कि ऐसा ऐसा इनमें होगा, इन पाथवे में जो हम पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे आते किससे हैं, साइट से, कि जैसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, मतलब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट, सबसे पहली साइकिल, सबसे पहला पाथवे क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस। इसको दिया था एम्डन मेयरहुफ ने, इसलिए इसको एम्डन मेयरहुफ पाथवे भी बोला जाता है, एम्डन मेयरहुफ पाथवे, क्योंकि इसको एम्डन एंड मेयरहुफ ने दिया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हमने देखा क्या होता है, सबसे पहले मैंने खाना खाया, वो तो मेरे एंजाइम्स एक्ट करे, कार्बोक्सी जो कार्बोहाइड्रेटेज जो एंजाइम है वो एक्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगी जैसे पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, उनको तोड़ेंगे मोनोमेरिक फॉर्म में। मोनोमेरिक फॉर्म फॉर एग्जांपल ग्लूकोज थी, ठीक है, क्या थी, ग्लूकोज थी। अब जो ग्लूकोज है उसको भी फर्दर तोड़ा जाएगा ताकि उससे ATP रिलीज़ की जा सके, है ना। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, 6 कार्बन उसमें जुड़ के स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, ग्लूकोज का। तो वो टूटता है पायरुवेट में। अब पायरुवेट तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो 2 पायरुवेट यहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6, तो 2 यहाँ पे मोलिक्यूल निकलेंगे पायरुवेट के। तो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस वो है क्या, इसमें एक ग्लूकोज मोलिक्यूल 2 पायरुवेट मोलिक्यूल्स में टूट जाता है। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सभी सेल्स में होती है, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो। रेड ब्लड सेल्स में ATP जनरेशन का पाथवे एक ही होता है, सिंगल पाथवे होता है, उसमें कोई क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक ही पाथवे होगा, वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक कंडीशन में भी हो सकती है एंड एरोबिक कंडीशन में भी हो सकती है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल पाथवे है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। इसी वजह से मैं क्या कह सकती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, एरोबिक कंडीशन में भी होगा और एरोबिक कंडीशन में भी होगा। 2 फेजेस में इसके जो पाथवे है वो कंप्लीट होता है। एक होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ मतलब ये जब साइकिल बनाएगा, साइकिलिक फॉर्म में नहीं होता, ये लीनियर फॉर्म में होता है। तो जब ये पाथवे चलेगा, जब ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इसको ATP की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 2 ATP मोलिक्यूल्स को लेता है ना, अदर मोलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो ये 2 ATP मोलिक्यूल्स को कंज्यूम करता है, तो उसको बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। फिर इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें 4 ATP निकलती हैं और 2 NADH निकलती हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, ये एनर्जी देता है बाहर, सेल को देता है, कंपाउंड्स में टूट के, केमिकल कंपाउंड्स में टूट के एनर्जी को बाहर दे रहा है, इसलिए इसको एनर्जी पे ऑफ फेज़ बोला जाता है। अब देखो जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, इसको हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। पहले हम रिएक्शन मतलब पहले हम पाथवे समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या, सीक्वेंस है 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, ठीक है, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का जो साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। मतलब कि 10 रिएक्शन होंगी, एक ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होंगी, और 10 रिएक्शन हो रही है तो 10 एंजाइम्स यूज़ होंगे, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए बायो कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है जो एंजाइम होता है। कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। क्या करेगी, एक मोलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसको 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगी, ATP और NADH का प्रोडक्शन करेगी जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स देखते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज। हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ATP का यूज़ करता है और यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। हेक्सो वर्ड किस लिए आया, क्योंकि कार्बन जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोकाइनेज क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट को बाउंड करता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज पे की 6th कार्बन पे क्या करा गया है, फॉस्फेट बाउंड की गई है। काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट बाउंड करता है। तो याद रह जाएगा, हेक्सो मतलब कि 6 कार्बन थे, या तो हेक्सोकाइनेज बोल दो या ग्लूकोकाइनेज बोल दो। काइनेज क्या कर रहा है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उस पर फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर रहा है 6th पोजीशन पे, इसलिए 6th पोजीशन यानी कि 6th कार्बन पे, ठीक है। इसलिए क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ATP का यूज़ कर रहा है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और ADP जनरेट कर रहा है, क्योंकि ATP क्या थी,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट थी, ट्राइफॉस्फेट उसमें 3 फॉस्फेट थी, एक फॉस्फेट का यूज़ कर लिया गया ग्लूकोज के 6th कार्बन को बाइंड करने के लिए, तो क्या बची, 2 बच गई, तो एडीपी रिलीज हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज की फॉर्म में, आइसोमरेज का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होगा, सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर डिफरेंट होगा, बट उनका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर होगा, बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। देखो ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन, इसके भी 6 कार्बन पे फॉस्फेट बाउंड हो रही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट बाउंड हो रही है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे वो भी सेम होगा, और हमारा बस यहाँ पे क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, इसलिए ये दोनों क्या है, आइसोमरेज। तो फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फेट बाउंड है फोस्फो, ग्लूकोज से का आइसोमर बन गया, क्या है ग्लूकोज का आइसोमर, फ्रक्टोज, इसलिए एंजाइम क्या है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो अब यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरे में और दूसरा पहले वाले में कन्वर्ट हो सकता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड स्टेप क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका था, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन एटीपी का यूज़ करता है। देखो अब यहाँ पे एक फॉस्फेट तो बाइंड हो रखी थी कार्बन की 6th पोजीशन पे, अब यहाँ पे अगेन एटीपी आई, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट हैं। अब जब वो टूटेगी एडीपी में, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, तो एक फॉस्फेट कहाँ गई, वो इससे बाइंड होगी, मतलब कि फ्रक्टोज के अंदर फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट बाउंड होगी और 6th कार्बन पे भी फॉस्फेट बाउंड होगी, तो प्रोडक्ट क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिस वर्ड जब यूज़ किया जाता है जब दो हमारे फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट हो, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे फ्रक्टोज पे फर्स्ट पे भी और 6 पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसलिए बिसफॉस्फेट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, एंजाइम क्या यूज़ होगा, देखो यहाँ पे फोस्फोग्लूको आइसोमरेज था, क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमर बना था, फॉस्फेट उसमें ऑलरेडी बाइंड था, यहाँ पे भी फॉस्फेट ऑलरेडी बाउंड है तो फोस्फो हो गया, बट फ्रक्टोज का आगे बना है ना, तो फोस्फो फ्रक्टो और काइनेज क्यों बनाए, काइनेज एंजाइम फॉस्फेट को ऐड करता है, तो काइनेज एंजाइम ने एटीपी से एक फॉस्फेट ली और फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे बाइंड कर दी, इसलिए कौन सा एंजाइम हुआ, फोस्फो फ्रक्टो काइनेज। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप आता है रिएक्शन का, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना था यहाँ पे बिसफॉस्फेट, अब इसको कन्वर्ट किया जाता है 2 कंपाउंड में, क्योंकि फ्रक्टोज क्या था, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, अब ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है, तो 6 कार्बन थे कहाँ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे पर डिफरेंट फॉर्म करेंगे। देखो एक आ रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और ग्लिसरल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी दोबारा हमारे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, ये भी दोनों रिवर्सिबल कंपाउंड होते हैं कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, हमारे 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, देखो क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करता है, एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करता है, इसको तोड़ देता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, एक बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये वाला जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो एक और एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, ट्रायोज। ट्रायोज क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन कंटेनिंग सैकराइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। फॉस्फेट इस पे बाइंड हो रही है, अब ट्रायोज फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड का आइसोमरेज बनेगा, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायोज फॉस्फेट का आइसोमर बन रहा है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया।
अब देखो, एक तो मेरे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, दूसरा मेरे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, तो यहाँ पे क्या आ गए, 2 मॉलिक्यूल आ गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब ये क्या करते हैं, पीआई और NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है कंपाउंड से, डिहाइड्रोजिनेज कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या बाइंड कर देगा, फॉस्फेट को। अब किसी कार्बन पे फॉस्फेट बाइंड करनी है तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, तो कार्बन से जो हाइड्रोजन बाइंड हो रखी थी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसलिए डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को डिहाइड्रोजिनेज कर दिया गया और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट को बाइंड कर दिया गया, इसलिए क्या स्ट्रक्चर बना, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और NAD पॉजिटिव से NADH बन गया और H पॉजिटिव बन गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या आया, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट बन गया था हमारा। अब इसको दी जाती है ADP, यहाँ पे ADP, यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारी एक फॉस्फेट निकल जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट है, थर्ड पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब उसमें से फर्स्ट पोजीशन वाली फॉस्फेट निकल के ADP से बाउंड हो जाती है, जिसकी वजह से ATP बनता है, ठीक है। और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट रह जाता है, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, ये फॉस्फोग्लिसरेट बना है, काइनेज क्यों बोला गया, क्योंकि ADP पे फॉस्फेट बाउंड की गई है और काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट बाउंड करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, उससे थर्ड पोजीशन से हटा के सेकेंड पोजीशन पे क्या बना दिया गया, फॉस्फेट को बाउंड कर दिया गया। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया, ठीक है, इनोल ग्रुप लग गया यहाँ पे, और हमारा क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, एनोलेज की प्रेजेंस में। अब जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था वो भी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को हटा के ADP से बाउंड करके ATP रिलीज करता है और क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। काइनेज क्यों, क्योंकि ADP पे हमारा एक फॉस्फेट बाउंड हुई है और पाइरुवेट बन रहा है, इसलिए पाइरुवेट काइनेज। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान रखना है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में ATP यूज़ की जाती है, थर्ड स्टेप में ATP यूज़ की जाती है, जिसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फीस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेल के द्वारा इन्वेस्ट की गई है, ये कंज्यूमिंग फेज़ है सेल मतलब हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस की इन्वेस्टमेंट फेज़ है ये, ठीक है। फिर आती है हमारी पे ऑफ फेज़, पे ऑफ फेज़ में जब एनर्जी पे ऑफ करती है, मतलब कि देखो यहाँ पे हमारे 7th स्टेज में ATP बन रही है, 10th स्टेज में बन रही है और 6th स्टेज में NADH बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 यूज़ हुई थी, यहाँ पे 2 निकलेंगी, 2 क्यों निकलेंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी क्या निकलेंगी, 2 निकलेंगी, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये 2 बची और ये NADH बचा, ठीक है। तो NADH एंड 2 ATP हमारे पास बच गई, जो नेट क्या होगा हमारा, नेट हमारा क्या होगा, जो अमर्जन हो रहा है, नेट प्रोडक्ट होगा ATP का। देखो ओवरऑल रिएक्शन की अब हम बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ग्लूकोज था, ग्लूकोज को क्या दी गई, 2 ADP यहाँ पे निकलती हैं, 2 PI और 2 NADH, या राइट, 2 ADP एंड 2 NADH एंड 2 PI। 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे थे इनके, ठीक है। क्या बना, पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पाइरुवेट के, क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या रिलीज होगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, 2 NADH, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिएक्शन 2 बार हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं इसलिए। तो ये क्या होगी, मेरी नेट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब रिवर्सिबल स्टेप देखो, इरिवर्सिबल स्टेप, इरिवर्सिबल स्टेप क्या है, देखो
इरिवर्सिबल स्टेप है हेक्सोकाइनेज वाला, ग्लूकोकाइनेज वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता। एक फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला, जब हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा तो वो दोबारा से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पायरुवेट से वापस हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन सकता। तो ये 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट सेकंड एंड 10th स्टेप, ये इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। ठीक है, अब की एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। की एनर्जी एक बार और देख लेते हैं। देखो की एनर्जी क्या है, इन्वेस्टमेंट फेज में हमने 2 ATP दी थी तो -2 हो गया। पे ऑफ फेज में हमारी 4 ATP निकली तो 4 में से 2 गई, 2 होगी। NADH में हमारी कितने निकले, 2 मॉलिक्यूल निकले। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेट ATP का गेन कितना हुआ 2, और NADH एक NADH 3 ATP मॉलिक्यूल निकालता है, बेसिकली 2.5 हम 3 मान के चलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6, तो टोटल में करूँगी तो 8 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में टूटेगा। कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ATP के, 8 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखो क्या सिग्निफिकेंस है ग्लाइकोलाइसिस का। सेल को ATP प्रोवाइड करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओनली सोर्स होता है ATP का रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि उसमें और कोई पाथवे नहीं चलता। पायरुवेट की इंटरमीडिएट होता है दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए, जिसमें इसका यूज़ करके कुछ और फॉर्म किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, रेगुलेशन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेगुलेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ की एंजाइम्स। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू इनहिबिट करा जाता है। जैसे ही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज लेट रिमिटिंग एंजाइम होता है, क्योंकि अगर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट किया जाता है AMP के थ्रू, ADP के थ्रू और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट के थ्रू, बट अगर ATP और सिट्रेट प्रेजेंट है तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, पायरुवेट काइनेज जो 10th स्टेप में यूज़ होता है, जिसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वो एक्टिवेट किया जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के थ्रू, और इनहिबिट किया जाता है ATP और एलानिन के थ्रू। तो ये याद रखना है कि मेनली यहाँ पे याद रखना है कि किसके थ्रू इनहिबिट किया जाता है। तो हेक्सोकाइनेज इनहिबिट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के थ्रू, और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वो हमारा इनहिबिट किया जाता है ATP और सिट्रेट के थ्रू, और पायरुवेट काइनेज इनहिबिट किया जाता है ATP और एलानिन के थ्रू। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं इसके, इसको तो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखो क्लिनिकल क्या है, हेक्सोकाइनेज की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, तो क्या होगा, हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। जिन लोगों में हेमोलाइटिक एनीमिया होता है उनमें ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाती है। ठीक है, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, जब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, पायरुवेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये साइकिल वहीं पे ख़त्म होगी। हेमोलाइटिक एनीमिया में या तो फर्स्ट एंजाइम एब्सेंट हो सकता है, मतलब फर्स्ट एंजाइम को कोड करने वाला जीन एब्सेंट हो सकता है, या म्यूटेट हो सकता है, या 10th स्टेप में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है पायरुवेट काइनेज वो डेफिशिएंट हो सकता है। कैसे होगा, जब उसका जीन डिफेक्टिव होगा। फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 की डेफिशिएंसी से भी होमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि उससे भी आगे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी तो लैक्टिक एसिडोसिस बनेगा और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट है फेथ क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का, मतलब कि जो हमारा पायरुवेट यहाँ पे रिलीज हुआ है वो आगे कैसे यूज़ होगा। ठीक है, ये देखना है। देखो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज जो होता है वो किस में टूटता है, 2 पायरुवेट में, 2 ATP 2 NADH ये निकलती हैं और साइटोप्लाज्म में होता है, हमारी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो अब ये जब बनता है तो इसमें क्या होता है, हमारा पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब वो पायरुवेट आगे कैसे टूटता है, या तो एरोबिक कंडीशन में टूट सकता है या एनएरोबिक कंडीशन में टूट सकता है। ठीक है, या तो एरोबिक कंडीशन में टूट सकता है या एनएरोबिक कंडीशन में टूट सकता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जैसे इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं पहले, फिर उसको समझेंगे। देखो एरोबिक कंडीशन में जब पायरुवेट टूटता है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। और फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A जो यहाँ पे बना है वो क्रैब साइकिल यानी कि TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज़ कर लिया जाता है। एनएरोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी
किस में एब्सेंस होगी, या तो ईस्ट सेल में, है ना, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करती हैं, या फिर सर्वाइव नहीं करती बट वो डाइजेशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है, सर्वाइव भी करेंगे ऑब्वियसली, मेटाबॉलिज्म कर सकती हैं तो, या फिर हमारी मसल सेल्स में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो इतनी जल्दी हमारी सेल एटीपी तोड़ नहीं पाती, तो एनएरोबिक कंडीशन में इतना ज़्यादा हम सांस नहीं ले पाते, इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं इनटेक कर पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल सेल्स में पायरुवेट लैक्टेट में टूट जाता है वाया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, और ईस्ट सेल में पायरुवेट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और ये इथेनॉल क्या है, अल्कोहल जो हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है। इसी को अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। देखो ओके, देखो एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास दो पायरुवेट बने थे, साइटोप्लाज्म में हमारे ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल से एक जो हमारा ग्लूकोज था वो दो पायरुवेट में टूटा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर गया जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिंक रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन होती है जिसमें पायरुवेट को दिया जाता है कोएंजाइम ए एंड NAD पॉजिटिव, जिसके बाद कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप से जुड़ के एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और NADH बनता है, और ये पूरी रिएक्शन एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोला जाता है। तो देखो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज लेशन होती है किसके थ्रू, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, ठीक है। वो कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये एंजाइम पाया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है, जिसमें पायरुवेट जो है वो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और NAD पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, जिससे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस पे। फिर देखो अब इसमें क्या बना, इसमें हमारे पास बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कहाँ जाएगा, इसको भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी, एक्सक्रीट आउट कह रही हूँ मैं, रेस्पायर आउट कर दी जाएगी, और NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चली जाएगी जहाँ पे वो ATP जनरेट करेगी, पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो दूसरी साइकिल, क्रेब साइकिल यानी कि TCA साइकिल, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, वहाँ पे जाएगा और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अपने कुछ एनर्जी मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे 6 NADH यहाँ पे निकलेंगे, 2 FADH2 निकलेंगे, 2 GTP ATP मोलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। फिर जो यहाँ पे NADH निकला और यहाँ पे NADH निकला और क्रेब हमारी ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2 NADH निकले, ये और FADH2, ये सब कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जिसको ETC बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे फाइनल हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का रिसीव करके वाटर मॉलिक्यूल बना देती है और NADH और FADH2 टूट के इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ATP की फॉर्मेशन करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में ATP निकलती है, ठीक है। वैसे तो पहले माना जाता था 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, पर अब मॉडर्न बुक्स में 30 से लेके 32 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज निकलने का दावा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी तो सेल यूज़ कर लेती है रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस तो कहाँ पे हुई, साइटोप्लाज्म में, 2 पायरुवेट निकले, 2 ATP मॉलिक्यूल निकले, 2 NADH निकले। एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर निकला, और क्या निकला, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो क्रेब साइकिल में यूज़ हो गया। क्रेब साइकिल को अभी हम समझेंगे। अब देखो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारी या तो मसल्स के अंदर हो सकती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या ईस्ट सेल के अंदर हो सकती है। तो मसल सेल्स में क्या होता है, 2 पायरुवेट थे हमारे साइटोप्लाज्म में, वो 2 लैक्टेट में टूट जाते हैं, ठीक है, बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम 2 पायरुवेट को 2 लैक्टेट में तोड़ देता है। पर्पस क्या होता है, NADH जो है वो रिड्यूस करती है पायरुवेट को लैक्टेट में, और ऑक्सीडाइज हो जाती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, NAD पॉजिटिव है ना, जिसकी वजह से
पॉजिटिव दोबारा से रीजनरेट होती है और वो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ कर ली जाती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मसल सेल्स में जब लैक्टेट बनता है तो 2 लैक्टेट बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे पर ग्लूकोज, ठीक है। ईस्ट सेल की बात करें तो 2 पायरुवेट होते हैं साइटोप्लाज्म में जनरेट, किसकी वजह से, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से। तो वो 2 एसिटल्डिहाइड और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर 2 एसिटल्डिहाइड दोबारा से अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल में तोड़े जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पर्पज़ है, जो NADH प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे रिड्यूस कर देता है एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में। कब प्रेजेंट होगा NADH, ग्लाइकोलाइसिस में NADH निकला था, वो क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा ईस्ट सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से, और खुद क्या कर जाएगा, खुद NADH से NAD पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा और रीजनरेट कर जाएगा, दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ किया जाएगा एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो जब ईस्ट सेल में रिएक्शन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनते हैं, 2 इथेनॉल निकलते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं पर ग्लूकोज, ठीक है। तो एरोबिक कंडीशन होगी तो एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और 30 से लेके 32 एटीपी मॉलिक्यूल, और पहले बोला जाता था कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये कब होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर क्रेब साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पूरा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में या एरोबिक मेटाबॉलिज्म में। अब एनएरोबिक अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टेट, ग्लाइकोलाइसिस के बाद दोबारा लास्ट स्टेज लैक्टेट की ही है, ठीक है। लैक्टेट बनेगा और 2 एटीपी बनेंगे, और ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अगर एनएरोबिक ईस्ट में हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्ट ये रिएक्शन होगी और इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट होंगे हर एक पाथवे के। हम पढ़ेंगे अब एरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल होती है। ये तो क्या था, एनएरोबिक पाथवे था, ठीक है। पहला स्टेप हम पढ़ेंगे कि कैसे हम 38 या 32 एटीपी तक पहुंच पाते हैं। तो सेकंड जो हमारा पाथवे होता है क्रेब साइकिल, ठीक है। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही थी, ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। फंक्शन क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम होके को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक टर्न में एक बार जब ये साइकिल होगी तो एक साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक साइकिल की बात कर रही हूँ मैं, एक सिंगल साइकिल की। एक सिंगल साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। बट मेरे 2 एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे तो 2 साइकिल होनी चाहिए, पर मैं एक साइकिल की बात कर रही हूँ तो 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसको एक्टिवेट किया जाता है ADP और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल होती है। इनहिबिट कौन करता है इसको, ATP और NADH। इनहिबिट कौन करता है, ATP और NADH। समझते हैं क्रेब साइकिल के बारे में। देखो पहले ही साइकिल ही समझेंगे, फिर ये एक्स्ट्रा स्टेप समझेंगे क्योंकि नहीं आता समझ में। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी और ये एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगी, ठीक है। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में तो हमारी जो हमने देखा पाथवे वो चलेगा, अभी देखा, ठीक है। ये सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। ये पूरी साइकिल है क्रेब साइकिल जो हमें दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रही है। तो क्या होता है इसमें, हमने पढ़ा था कि हमारा जो पायरुवेट था वो ऑक्सीडाइज होके एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे, क्रेब साइकिल में एंटर करेंगे। क्रेब साइकिल में क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट था हमारे पास। ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या किया, ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या किया हमारे पास, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। अब एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, 2 कार्बन। और ग्लूकोज कितना था, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो हमारे पर हम यहाँ पे सिंगल साइकिल की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि कितनी बार साइकिल चल रही है, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस।
और क्या बनाता है, सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेज नाम से पता चल रहा है, इस बैक्टीरिया के नाम से पता चल रहा है कि सिट्रेट की सिंथेसिस करनी है, सिट्रेट बन जाएगा जो कि 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। अब सिट्रेट एकोनिटेज की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाएगा, ठीक है, आइसोसिट्रेट बनेगा, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। वह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, जिसके बाद NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिसको डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन भी यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो थर्ड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। फिर क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकली तो उसने एक कार्बन ले लिया, तो कितने बचे, 5 कार्बन बचे। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसपे एक एंजाइम एक्ट करता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। सेकंड स्टेप हो गया डीकार्बोक्सिलेशन का, इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन साइकिल भी बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेप में और थर्ड स्टेप में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो एक कार्बन निकल गया, तो क्या बचे, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बचा, है ना। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, जब इस पर सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटिज एक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, GDP से GTP की फॉर्मेशन करेगा। GTP और ATP सिमिलर एनर्जी करेंसी होती है उनकी। सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में, सक्सिनेट के ऊपर एक्ट करा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या कर रहा है, FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने क्या देखा, एक NADH यहाँ पे निकला, एक NADH यहाँ पे निकला, 2 NADH निकल गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एक GTP निकल गया, एक FADH2 निकल गया, ठीक है। अब सक्सिनेट से क्या बन गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फ्यूमारेट, फ्यूमारेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है फ्यूमारेज, जो मेलेट बनाता है, ठीक है। अब मेलेट अगेन मेलेट डिहाइड्रोजिनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और ऑक्सैलो एसीटेट को दोबारा से क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, और अगेन यहाँ पे NADH से NADH बनेगा। तो 1 2 3 NADH निकल रहे हैं, एक FADH2 निकल रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या बन रहा है एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम था जिसमें 3, एक यहाँ पे NADH, एक यहाँ पे NADH और एक यहाँ पे NADH, ठीक है। तो 3 NADH इससे साथ बाइंड हुए, एक बाइंड हुआ FAD, एक बाइंड हुआ GDP, ठीक है, और PI, और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ये 3 NADH रिलीज कर देगा, 3 हाइड्रोजन आयन, और एक FADH2, एक GDP और एक कोएंजाइम के साथ SH बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल क्रैब साइकिल की रिएक्शन रहेगी। तो देखो क्रैब साइकिल फाइनल कॉमन पाथवे है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद तो जो प्रोडक्ट में NADH और FADH2 वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके एनर्जी रिलीज करते हैं ATP। ऑक्सीडाइज करता है ये किसको, एसिटाइल कोएंजाइम A को 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, रीजनरेट करता है ऑक्सैलो एसीटेट को जब ये साइकिल पूरी हो जाती है, और क्या प्रोड्यूस करता है, 3 NADH, एक FADH2, एक GTP या ATP। एम्फीबोलिक पाथवे है क्योंकि ये बायोसिंथेसिस के बीच का पाथवे है, ठीक है। स्टेप्स हमने पढ़ लिए क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है, स्टेप्स हमने देख लिए। कहाँ पे होगा ये, कहाँ पे होगा ये, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। 2 कार्बन एंटर करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाते हैं, ठीक है। पर टन पर एसिटाइल कोएंजाइम एक बार अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A आ रहा है तो 3 NADH निकलेंगे, एक FADH2, एक GTP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो एक साइकिल, 2 साइकिल चलती हैं, 2 साइकिल चलती हैं इसकी, ठीक है। तो 2 साइकिल चलेंगी तो कितना होगा, 6 NADH और 2 FADH2 पर ग्लूकोज 2 क्रैब साइकिल चलती है और 2 GTP, ठीक है। तो एक जो NADH है वो 3 हमारा ATP देता है, तो 6 कितना देगा, 18, ठीक है। बट यहाँ पे 15 क्यों आया, क्योंकि जो 3 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज़ कर लिए जाते हैं सेल्स के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में। और 2 FADH ये 3 ATP मॉलिक्यूल देगा, 1.5 देता है ये, ठीक है। और 2 GTP है तो 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पे, तो टोटल यहाँ पे 20 ATP निकलते हैं। फाइनल हम देखेंगे
जब हमारी पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन हम स्टडी करेंगे, मतलब फाइनल स्टेप में देखेंगे कि कितनी एनर्जी निकलते हैं पूरा एरोबिक ऑक्सीडेशन होने के बाद। रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन देखो, इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक्टिवेट किया जाती है, मतलब साइकिल जो है क्रैब साइकिल वो एक्टिवेट की जाती है एडीपी की प्रेजेंस से और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस से, और इनहिबिट होती है एटीपी, एनएडीएच, सिट्रेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसने क्या किया, हमने देखा क्रैब साइकिल के बाद निकला एनएडीएच, एफएडीएच टू जीटीपी, तो ये क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और कुछ इंटरमीडिएट भी सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड भी टूट के एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, फैटी एसिड भी टूट के हमारे क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, जो बाद में हमारा क्रैब साइकिल में एंटर करके एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जो चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो हमारे पास फैटी एसिड हो, उनका कॉमन पाथवे क्या है, क्रैब साइकिल। ये एम्फीबोलिक पाथवे है क्योंकि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को लिंक करता है। कैटाबोलिज्म होता है ब्रेकडाउन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, एनाबोलिज्म जो फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या बायोसिंथेटिक इंपॉर्टेंस है कुछ इंटरमीडिएट्स की, जैसे सिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट हमारा फैटी एसिड में भी टूट सकता है, कोलेस्ट्रॉल में भी। ठीक है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में, ग्लूटामीन में प्रोलीन, आर्जिनिन क्या है, ये अमाइनो एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम में हीम ग्रुप फॉर्म कर सकता है, पोरफायरिन्स, ऑक्सैलो एसीटेट, एस्पार्टेट और एस्पेराजिन। मेलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस शटल में मेजर मतलब पार्टिसिपेट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे NADPH निकला, जो FADH2 निकला, वो टूट के ATP बनाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, और इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकलेंगे किससे, NADPH से या FADH से, H2 से, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन रिसीव करती है और वाटर फॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, इसको डिहाइड्रोजिनेज करके NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और प्रोटॉन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, और कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, ATP सिंथेस। ये रट लो इनको। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं निमोनिक्स बताऊंगी, आप निमोनिक्स रटोगे, फिर ये रटोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट इसी को रट लो। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 3 जो है साइटोक्रोम BC1, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और 5 जो है ATP सिंथेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फाइनल एंड मेजर पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये फाइनल पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन NADH से और FADH2 से ट्रांसफ़र किए जाते हैं सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। जैसे ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हमने स्टडी किए, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ताकि वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक पहुँच सकें और क्या बना सकें, वाटर बना सकें। और जो हाइड्रोजन पंप है वो ATPase एंजाइम यूज़ करके क्या कर सके, ATP की सिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो हम पहले ये पाथवे समझते हैं, फिर इसके जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व होता है, जो क्या है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। कैसे, जो हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज है वो NADH को डिहाइड्रोजिनेज करेगा, उससे हाइड्रोजन रिमूव करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा NAD पॉजिटिव में। NAD पॉजिटिव दोबारा से क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ कर लिया जाएगा, क्रैब साइकिल में यूज़ कर लिया जाएगा। ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, जहाँ पे लो हाइड्रोजन आयन है, वहाँ पे क्या थी, लो हाइड्रोजन आयन थी, तो हाइड्रोजन आयन क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, जैसे FMN और FES प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, कौन कौन से, FMN और FES, ये कहाँ पे प्रेजेंट है,
कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर FMN और FES कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स N के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन ये होगी, एक मेम्ब्रेन ये होगी, ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये एक मेम्ब्रेन होगी, एक मेम्ब्रेन इधर होगी, ये बीच में स्पेस हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। क्लियर हुआ ये स्टेप, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे कौन कौन थे, FMS और FES, इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे भेजेंगे, यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन में भेजेंगे, ठीक है। यूबिक्विनोन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अब फिर वो कहाँ पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर एक एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करता है, FADH2 को, जो सक्सीनेट का जब डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था उस टाइम पे रिलीज हुआ था, तो FADH2 को FAD एंड 2 हाइड्रोजन आयन में तोड़ देगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं FAD एंड FES इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। FAD एंड FES इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन को पंप करने का काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को भेजने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 3 आता है साइटोक्रोम BC1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 आता है हमारा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसको कॉम्प्लेक्स 3 बोलते हैं। ये यूबिक्विनिन COQ जो है वो क्या है, यूबिक्विनिन। यूबिक्विनिन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इसके खुद के अंदर क्या है, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है और FES है। क्या है, साइटोक्रोम B है, इसके अंदर साइटोक्रोम C1 है और क्या है, FES है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे निकलती थी, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे निकली थी, है ना। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये क्या कर देता है, लीव कर देता है। फिर इलेक्ट्रॉन किस में गए, साइटोक्रोम C में गए, साइटोक्रोम के अंदर गए। फिर वहाँ से कहाँ पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम से एक्सेप्ट करता है ना। और इसके खुद के अंदर क्या है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है और कॉपर आयन है, ठीक है। इसके खुद के अंदर क्या है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है और कॉपर आयन, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेंगे और 2 हाइड्रोजन को पंप कर देंगे बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देंगे और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी, ठीक है। क्या बना देगी, वाटर बना देगी। अब आता है कॉम्प्लेक्स 5, जो ATP सिंथेज होता है। इसमें F नोड F1 पार्टिकल होते हैं, F नोड F1 पार्टिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, अब जो ATP सिंथेसिस है वो किसके थ्रू की जाएगी, ATP सिंथेज यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। ये क्या करता है, जो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हुए थे, 2 यहाँ पे निकले, 4 यहाँ पे निकले, 4 यहाँ पे निकले, 4 4 8 और 10 हाइड्रोजन आयन बन गए, तो वो वापस से यहाँ पे आएंगे, है ना। उनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि ATP की सिंथेसिस की जा सके ADP एंड PI से, ठीक है। इसको PI ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ये F1 और F नोड की वजह से होता है, ठीक है। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जैसे FAD, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B C1, है ना, और हमारे FES, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है NADH से और FADH से, FADH2 से निकल के, और कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन में जाता है। एनर्जी जो है वो पंप कर दी जाती है हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जो बाद में ATP सिंथेज यूज़ करके ATP बनाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में के पास जाते हैं, जिसको रिड्यूस करके वाटर बना दिया जाता है। की पॉइंट क्या है, NADH डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में, और FADH जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को। कोएंजाइम Q यानी कि यूबिक्विनिन एंड साइटोक्रोम C
जो होते हैं वो मोबाइल कैरियर का काम करते हैं बीच में, इनके अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, बट इन बीच में मोबाइल कैरियर कौन है, यूबिक्विनिन और साइटोक्रोम सी। ठीक है, ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, रिड्यूस होकर वाटर बना देता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन मोटिव फोर्स का काम करता है, केमिकल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का काम करता है, और एटीपी सिंथेज यानी कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू यूटिलाइज करके एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा कॉम्प्लेक्स 4 में प्रेजेंट होगा और क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके खुद को रिड्यूस करके वाटर बना देगा। इनहिबिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करने वाला होता है रोटीनोन और अमाइटल। अमाइटल एंड रोटीनोन एंड अमाइटल क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स 2 का मेलोनेट एंड TTFA, मेलोनेट एंड TTFA। कॉम्प्लेक्स 3 का एंटीमाइसिन ए। कॉम्प्लेक्स 4 का साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अजाइड साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड किसका इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्स 4 का। एटीपी सिंथेज किसके थ्रू इनहिबिट करी जाती है, ओलिगोमाइसिन के थ्रू। ठीक है, एटीपी एल्ड कितना होगा, यहाँ पे देखो NADH जो होता है, NADH वो हमारा एक NADH जो है वो कितना रिलीज़ करता है, वो 2.5 ATP रिलीज़ करता है, और एक FADH2 कितना रिलीज़ करता है, 1.5 ATP रिलीज़ करता है। तो जब कॉम्प्लेक्स 1 में NADH एंटर करेगा तो 10 हाइड्रोजन पंप रिलीज़ होते हैं। नहीं है, तो 10 होते हैं तो कितनी बनेंगी, 25 ATP। और FADH जब होता है तो 6 ATP पंप निकलते हैं, 4 एक बार 2 एक बार 6 निकलते हैं, तो 6 का मतलब 6 ATP रिलीज़ करेगा। तो टोटल कितने निकलेंगे यहाँ पे, 28 ATP मोलिक्यूल्स निकलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आज हमने बात करी ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेब्स साइकिल की बात कर ली। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज की 3 साइकिल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं और अपने कुछ MCQ डिस्कस करेंगे।